नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। अगले कुछ मिनट तक से हमारे साथ बने रहिएगा। इस बार फिर हम एक रोचक जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो घमासान चल रहा था और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑन रिकॉर्ड बता दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एनजीओ है, तो अब मोहन भागवत साहब ने अपनी सेना को बुला लिया है। सेना के साथ बैठेंगे, विचार करेंगे और फिर एक नया कुरुक्षेत्र बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस पर हम डिटेल में इस चर्चा में आपको जानकारी देंगे। जी शिव जी। शुरुआत करते हैं कि अगले 60 घंटा बीजेपी और आरएसएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, 60 घंटे। आज बीजेपी संसदीय दल की संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार के नाम की चर्चा होगी और ऐलान होगा। 19-20 तारीख को आरएसएस अपनी बैठक करेगा इस पूरे मुद्दे पर। अध्यक्ष कौन, ये पूरी चर्चा होगी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अपने सभी सेना बुला रखी है कि होशियार, खबरदार, हम एनजीओ बताए गए हैं तो हम बताएंगे कि हम एनजीओ हैं या हम सत्ता के संचालक। और उसी दिन सुबह 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने भी रंग भर दिया है कि हमने भी बुला ली है एनडीए की बैठक। सभी मुख्यमंत्री होंगे और हम भी तैयार होंगे अपने हथियार, अपनी सेना लेकर कि अगर विद्रोह की नौबत आई तो हम विद्रोह करके भी पद पर बने रहेंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण है। इस दौरान दो व्यक्ति इस पूरे मामले के केंद्र बिंदु रहेंगे। वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसका रीजन, उत्तर प्रदेश में 11-12 तारीख को क्षत्रिय विधायकों ने बैठक बुलाई, जिसकी शिकायत बीजेपी के संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को कर दी है। और इसके 2 दिन बाद कुर्मी विधायकों ने भी एक बैठक बुला ली। इसकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को नहीं भेजी गई। समझिए मसला पूरा। तू डाल डाल में पात पात, तू इधर गया मैं उधर गया। कुर्सी के खातिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाल का सहारा ले रहे हैं। मुलाकात हो गई। और इधर मोदी जी कुर्सी के खातिर एनडीए के सभी मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, सभी नेता बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक करेंगे। इधर राहुल गांधी सासाराम। सिस्टम 60 घंटे में बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आज ही चुनाव आयोग बिहार की डेट तय कर दे। संतोष सर, क्या खबर है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। मैंने कहा था आपको कि रिस्पॉन्स तो आएगा और रिस्पॉन्स आ रहा है, जवाब आ रहा है नागपुर से। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सांस्कृतिक संगठन को, जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, उसको आपने एक प्रकार से एनजीओ बता दिया। यानी मीठी सी आपने चेतावनी दे दी, तारीफ के साथ साथ आपने चेतावनी दे दी। अब ये सिर्फ संघ की बैठक नहीं है शिव जी, ये सिर्फ संघ की बैठक नहीं है। 19-20 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक में उसने मोदी के मंत्रियों को भी तलब कर दिया है। तो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ही नहीं होंगे, 50-60 के लगभग उसमें नेता बताए जा रहे हैं जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और मोदी सरकार के कई अहम और दिग्गज मंत्रियों को भी उस बैठक के लिए बुला लिया गया है। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को भी अगले 24 घंटे में बुलावा भेजा जा रहा है। और बैठक के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की जाएगी। यानी संघ अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई में, यानी गुजराती लॉबी के साथ जो लड़ाई होगी, तो आरएसएस के साथ कौन कौन खड़ा है। अब मोदी के मंत्रियों की दुविधा है, अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की दुविधा है कि वो मोदी से, शाह से परमिशन ले तो ले कैसे ले, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में जाए तो कैसे जाए। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है। ये प्रचारित और प्रसारित किया गया है कि संघ ने जो ये बैठक बुलाई है, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर चर्चा करने के लिए बुलाई है। अब बताइए आरएसएस क्या है? मोहन भागवत साहब क्या इस देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? आरएसएस इस देश की सरकार चला रही है क्या? ट्रंप के टैरिफ पर विचार करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है क्या? या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत इस बैठक के जरिए नरेंद्र मोदी तक ये संदेशा भिजवाना चाहता है कि अगर आप हमें एनजीओ बता रहे हो तो आपको भी याद रखना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने भारत के हितों को गिरवी रख दिया है। आप डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और आप एनजीओ बता रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो आप पूरा हलचल देखिए। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप सोचें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के मसले पर बैठक बुला रहे हैं, जबकि इस देश में सरकार उनकी ही विचारधारा की है, प्रधानमंत्री उनके ही स्वयंसेवक संघ। लेकिन और सर फिर इस बैठक के लिए सर एक एनजीओ क्यों बैठक बुला रहा है? मेरा थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। एक एनजीओ क्यों बैठक बुला रहा है? एनजीओ क्या कर लिया ट्रंप का? इधर ट्रंप के छोटे भाई, उधर ट्रंप उनके बड़े भाई। अब की बार ट्रंप सरकार ऐसा बोलने वाला विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्राध्यक्ष है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की वैल्यू राष्ट्रपति से ज्यादा है देश में, और बाहर भी हमारे प्रधानमंत्री ही देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहली बार आपने देखा, अब तक किसी अध्यक्ष ट्रंप ने भी ये नहीं कहा है भारत में आके कि अब की बार मोदी सरकार, उसी ट्रंप ने। तो एनजीओ क्यों बुला रहा है बैठक? दो दोस्तों के बीच में एनजीओ घुसने की कोशिश क्यों कर रहा है? इन दो दोस्तों के बीच में एक भाई भी है, अडानी भाई। दो दोस्त होंगे तो उन्हें मैच्योर करने के लिए बीच में भाई तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो सवाल आपने पूछा ना, ये नरेंद्र मोदी जी वाला सवाल है। मुझे लगता है कि आपका भी हॉटलाइन चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ये पूछेंगे कि भाई आप तो एक एनजीओ, मैंने तो लाल किले से बता दिया है कि आप एनजीओ हो। तो एनजीओ जो है वो वैश्विक मुद्दों पर कैसे बैठक बुला रहा है? और फिर आप हमारे मंत्रियों को भी बुला रहे हैं उसमें, हमारी पार्टी के नेताओं को भी बुला रहे हैं उसमें। ये तो आपने हद पार कर। तो ये जरूर मोदी जी इस सवाल को उठाएंगे, जरूर मोदी जी इस सवाल को पूछेंगे, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? एक तरफ आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक बुला रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। अब एजेंडा तो ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि 19-20 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बैठक बुलाएगा जिसमें असली मुद्दा बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब के बाद बनने वाले देश के अगले प्रधानमंत्री। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस की उस बैठक के एजेंडे को पंचर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड आज अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लेगा। और ये दोनों फैसले जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति की रेस में जेपी नड्डा साहब का भी नाम चल रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति, अगर आप अभी तक दिक्कत क्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहे, क्योंकि आरएसएस कह रहा है कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी होगा। ऐसा कैसे होगा? जातियों का संतुलन तो बिठाना हो। तो दो तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि आदिवासी, पिछड़ा और दलित का समीकरण बिठा लिया जाए, यानी आदिवासी राष्ट्रपति है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, और किसी दलित नेता को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। इसमें जो थावरचंद गहलोत साहब है, मध्य प्रदेश के नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कर्नाटक के राज्यपाल है, उनका नाम आगे चल रहा है। या दूसरी थ्योरी हो सकती है कि एक ब्राह्मण यानी जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए राज्यसभा के सभापति पर, और फिर आरएसएस के साथ 1-to-1 बातचीत की जाए कि हमने एक ब्राह्मण नेता को संवैधानिक पद पर बिठा दिया है, अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें किसी ओबीसी नेता को बनाने दीजिए, और उसमें फिर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी नेता है, तो उनका नाम भी आगे आ जाएगा। ये इससे पहले जो संसदीय दल की, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई थी। अपना घर, अपने सांसद, अपने नेता, खुद को बधाई दे दीजिए, खुद का गौरवगान कर दीजिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के खिलाफ आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं, बैठकों का तमाम जो समीकरण है वो ये बता रहा है कि अब बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो घमासान जारी है वो बिल्कुल अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। आर या पार।
कौन झुकेगा, कौन बदलेगा, कौन बदल जाएगा, किसको बदलना पड़ेगा, किसका झोला उठेगा, किसका झोला भर जाएगा, किसको जबरदस्ती झोला थमा के भगा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें अगले 72 घंटे में आपके सामने, दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ-साफ नजर होती हुई नजर आएगी। जी। बैठक जो आकस्मिक रूप से बुलाई गई है उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे। सभी 6 सर कार्यवाह और अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मीडिया की जानकारी के मुताबिक संघ की यह बैठक आकस्मिक रूप से बुलाई गई है, जिसमें अमेरिका नीति से भारत की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है उस पर चर्चा होगी। इसका मतलब आज एक बात साफ हो गई संतोष पाठक जी कि आरएसएस ही सरकार का नेतृत्व कर रही है। मोहन भागवत जी कुत्तों पर सवाल खड़ा करते हैं तो सर्वोच्च अदालत तक कुत्तों के साथ आ जाती है। मोहन भागवत मंदिर मस्जिद की खोज का जिक्र करते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, तो वो प्रकरण थोड़ा शांत होता है। यूपी छोड़ के सभी राज्यों में शांत है। मोहन भागवत लिंचिंग के विरोध में कई बार बोले। मोहन भागवत आरक्षण के खिलाफ बोले। मोहन भागवत के यहां संविधान पर हमेशा चर्चा होती है। वो संविधान से समाजवाद और सोशलिस्ट शब्द जैसे महत्वपूर्ण जो भारतीय संस्कृति के मुख्य शब्द हैं सेकुलर, उन सबको गायब करना चाहते हैं। इस सब के पीछे एक बड़ी रणनीति है। कहीं ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है कि बिस्तर बंधने वाला है, झोला उठने वाला है, तो जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी पूरा कर लिया जाए। ये 60 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है। कौन कुर्सी पर रहेगा, किसकी कुर्सी जाएगी। दोनों व्यक्ति 75 वर्ष के हो रहे हैं, मोहन भागवत भी और नरेंद्र मोदी भी। तो झोला पहले किसका उठेगा, बिस्तर पहले किसका बंधेगा, ये दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 60 घंटे फिर मैं कह रहा हूं बड़े महत्वपूर्ण है। नहीं, उसके लिए तो कैंपेन चल गया था। जब नागपुर में मंच से मोहन भागवत साहब ने कहा कि जब 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो आपको बाजू हट जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर भागवत साहब के खिलाफ ही कैंपेन चला दिया गया कि आप तो नरेंद्र मोदी से 6 दिन पहले 75 वर्ष के हो रहे हो, तो 6 दिन पहले आपको रिटायर हो जाना चाहिए था। तो अब वही सवाल उठेगा। अब तक तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा था कि जब कहा जाएगा कि मोदी जी इस्तीफा दे, तो पूछा जाएगा कि भागवत साहब कब रिटायर होंगे। हाँ, भागवत साहब के पास एक तर्क है कि 75 वर्ष का नियम राजनीतिक क्षेत्र के लिए बनाया गया था और खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया और इसी नियम का हवाला देते हुए लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया गया। इसी नीति का हवाला देते हुए मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को घर बिठा दिया गया। इसी नेता का हवाला देते हुए कलराज मिश्रा की मंत्रिमंडल से विदाई हुई, लोकसभा का टिकट काटा गया, बाद में उनको राज्यपाल बना दिया गया। इसी नियम का हवाला देते हुए गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दिलवाकर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनाकर भेजा गया। इसी नियम का हवाला देते हुए संतोष गंगवार समेत कई अन्य नेताओं की छुट्टी हुई सक्रिय राजनीति से। तो आरएसएस कहेगा कि भाई ये तो सक्रिय राजनीति के लिए बात थी, हमने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम 75 वर्ष का नियम लागू करेंगे। तो वही मैंने कहा कि अब ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच गई है। शह मात का खेल है, कौन किसको निपटाता है, कौन अपने प्यादे को आगे करके राजा को घेरने की कोशिश करता है और कौन सा राजा उन प्यादों को मारते हुए आगे निकल जाता है, कौन सा राजा बचेगा, कौन सा राजा, वो कहते हैं ना रफ लैंग्वेज में मैं कहता हूं कि कट जाएगा। तो हमें ये देखना होगा आने वाले 60 घंटे 72 घंटे बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा और ताकत को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजराती लॉबी की रक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मुद्दा चुन लिया है आरएसएस ने, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, जैसे ही अमेरिका का जिक्र आएगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आएगा, जैसे ही ट्रंप के टैरिफ का जिक्र आएगा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का जिक्र आएगा, वैसे ही गौतम अडानी का जिक्र आएगा और वैसे ही गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में हुई एफआईआर और गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच का जिक्र आएगा। फिर पनामा पेपर का भी जिक्र आएगा, जिसमें गौतम अडानी साहब के भाई का नाम आया था, जिसके बारे में कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे ने पोस्ट करके अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर पोस्ट करके कार्रवाई करने की बात कही थी।
और जैसे ही बिजनेसमैन का नाम आएगा, जैसे ही गौतम अडानी का नाम आएगा, तो नरेंद्र मोदी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। एक पुरानी फिल्म आपने देखी थी ना, जादूगर की जान तोते में थी। तो यहाँ जादूगर कौन है, तोता कौन है, ये तो आम जनता से मैं कहूंगा कि खुद ही डिसाइड कर ले। लेकिन जब गौतम अडानी फंसते हुए नजर आएंगे, गौतम अडानी साहब का नाम निकल कर सामने आएगा, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। भाई जो काम डोनाल्ड ट्रंप साहब कर सकते हैं ब्लैक में, मोहन भागवत क्यों नहीं कर सकते? भाई मोहन भागवत के भी बहुत सारे हाथ पांव हैं। पता लगे कल को कोई खड़ा हो जाए और वो कह दे कि भाई गौतम अडानी के खिलाफ जांच कीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ जाएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे हुए, अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। आरएसएस से सहानुभूति रखने वाले नेता कई राजनीतिक दलों में, कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इस बीच में पिछले 11 साल में कई ब्यूरोक्रेट भी चुपचाप से मोहन भागवत से मुलाकात करते रहे। उनमें से कोई कागज लीक कर देगा। कहीं से एक कागज ही तो लीक होना है ना, वो कागज लीक हो जाएगा, किसी एक मीडिया में आ जाएगा। यहाँ देश का मीडिया नहीं छापेगा डर के मारे, तो किसी विदेशी मीडिया में छपवा दिया जाएगा। तो गौतम अडानी जो है वो सबसे कमजोर कड़ी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भागवत साहब किस तरह से उसका इस्तेमाल कर पाते हैं वो देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि ये भागवत साहब के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग में मोदी के कौन-कौन से मंत्री पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कौन-कौन से नेता पहुंचते हैं। केशव कुंज में हालांकि निर्माण चल रहा था उसका, लेकिन उसके बाद उदासीन आश्रम में उनका कार्यालय था आरएसएस का। पिछले कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाना छोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगातार ये होता रहता था। मैं उस समय ईटीवी में काम करता था। आरएसएस का जो झंडेवालान का जो कार्यालय है, हमसे 300 मीटर की दूरी पे था। और मुझे याद है कि महीने में कम से कम 7 दिन तो आरएसएस के मुख्यालय में हमारी ड्यूटी लगती थी कि आज ये मंत्री मिलने जा रहे हैं, आज ये मंत्री मिलने जा रहे हैं, आज वो मंत्री मिलने जा रहे हैं। तो इतने लंबे अरसे बाद मोहन भागवत का मंत्रियों को तलब करना, ये नरेंद्र मोदी साहब को सीधी चेतावनी है कि मान जाइए, सुधर जाइए, चले जाइए, झोला तैयार कर लीजिए, चले जाइए सम्मान के साथ, हमें अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। और हम एनजीओ नहीं है, खबरदार अगर अपने दूसरी बार एनजीओ बोला तो ये संदेशा है इस बैठक के एजेंडे से मोहन भागवत साहब का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके गृह मंत्री अमित शाह को, गुजराती लॉबी को। जी जी जी। गुजराती लॉबी अब तक हताश नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार हताश है। सदन में हताश हुई, सदन में इतनी आय बाय साय हुई कि डेट, तारीख, समय सब कुछ अमित शाह भूल गए। पहले मोदी की तो ये सोचते थे कि उम्र का तकाजा है, उम्र बढ़ चुकी है तो आय बाय साय बोल देना कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब अमित शाह ने बता दिया कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आकाशवाणी चले गए, और भी उन्होंने कई बातें बोली, एक नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है। अब आप सोचिए कि अंदर से भय कितना, या तो आदमी खुशी के अतिरेक में आय बाय साय बोलता है या भय में। खुशी ऐसी कोई अभी दिख नहीं रही है। और चुनाव आयोग की जो चोरी का मसला है वो इतनी तेजी से वायरल हो गया है कि पूरी भाजपा हताश नजर आ रही है। आरएसएस अपनी बैठक बुला रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी एनडीए के मुख्यमंत्री बुला लिए हैं। क्या नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात के चक्कर में ये दिखाना तो नहीं चाहते हैं कि हम सब एक हैं? मेरा बड़ा अलग हटके सवाल है संतोष जी। नहीं, इस समय इनको अपोजिशन से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिखाना इनकी मजबूरी है। ये दो चीजें साबित करना चाहेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद उनके साथ हैं, जो कि हकीकत में है नहीं। और दूसरा वो जताना चाहेंगे कि देखिए हमें छेड़ने की कोशिश की तो ये जो एनडीए के घटक दल है ये सिर्फ मोदी के नाम की वजह से समर्थन दे रहे हैं। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो फिर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उनको समर्थन नहीं देंगे और फिर ये सरकार गिर जाएगी। फिर जो आप एडवांस लेवल की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। और यही नहीं जाएगी, अगर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो नई सरकार बनेगी कांग्रेस कोटे में आएगी, अगर
ये दोनों मंत्रालय, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों कांग्रेस के कोटे में आएगी तो तय मानकर चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में भी छापा पड़ेगा और केशवकुंज में भी छापा पड़ेगा और फिर कहा जाएगा कि भैया हिसाब किताब खाता बही तो दिखाओ, पैसा आता तुम तो कहां एक से है, एनजीओ पैसा जाता तुम कहां तो एक से है, एनजीओ तुम तो एक एनजीओ। एनजीओ खर्च कहां से होता है, कैसे खर्च करते हो, अच्छा ये तो बता दो कि तुम्हारे कौन कौन से सदस्य हैं, भाई इतनी शाखाएं लगाते हो तो कोई ना कोई तो सदस्य होंगे। अच्छा ये भी बता दो कि कौन-कौन से देश के आईएएस, आईपीएस अधिकारी जो है, जो अपनी फुल पैंट के नीचे हाफ पैंट पहने हुए हैं। अच्छा ये भी बता दो कि इस देश के कौन से संवैधानिक निकायों में लोग बैठे हुए हैं, जो आपसे आकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कि भाई साहब मार्गदर्शन दे दीजिए। ये सब पूछा जाएगा और जब ये सब पूछा जाएगा या इन सब के पूछे जाने का डर दिखाकर ही आरएसएस को समझाया जाएगा। मोहन भागवत साहब नहीं माने तो दत्तात्रेय होसवाले साहब को समझाया जाएगा। तकनीकी रूप से आरएसएस के मालिक वही हैं, सारा पावर उन्हीं के पास है और अगले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी दत्तात्रेय होसवाले साहब ही माने जाते हैं। हालाँकि आरएसएस की ये परंपरा है कि आरएसएस का जो सरसंघचालक होता है, वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक वो चाहे और वही अपना उत्तराधिकारी भी तय करके जाते हैं। तो कायदे से ये अधिकार मोहन भागवत साहब के सामने है। लेकिन तख्ता पलट होने में देर कितनी लगती है? ये जितने 50, 55, 60 नेताओं को बुलाया, अगर ये एकजुट हो जाएंगे दत्तात्रेय होसवाले साहब के नेतृत्व में, तो भागवत साहब का झोला उठ जाएगा। और भागवत साहब अगर अपनी टीम को एकजुट रख पाए और मोदी सरकार के मंत्रियों को बुला लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला लिया, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को तो झोला उठाकर जाना पड़ेगा और दोनों ही अपना-अपना झोला लेकर बैठे रहेंगे। ये एक ही सूरत में हो सकता है कि दोनों के बीच में समझौते का कोई फॉर्मूला तय हो जाए और दोनों के बीच में भी कोई भाई आ जाए, तब तो कोई बात बन सकती है, नहीं तो फिर उसकी संभावना बहुत कम है। बड़ी आप गंभीर, ये आपने देखा है कि 60 घंटे में किसका उठेगा झोला, ये दर्शकों को समझ लेना चाहिए। 60 घंटे में किसका झोला उठेगा, कौन झोला बांध के बैठेगा, कौन झोला पकड़ के चल पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। इन 60 घंटे में 3 वो बैठकें हैं जो इस देश की अभी मैनधुरी में, और इन 60 घंटे में पहली शुरुआत यह होने जा रही है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की चोरी को लेकर बिहार में पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों सड़कों पर है और इन्हीं 60 घंटे में बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, और कल 48 घंटे पूरे होंगे सुप्रीम कोर्ट के उस 65 लाख लोगों की सूची देने का वक्त। तो ये 60 घंटे देश पर बड़े महत्वपूर्ण हैं। किस किस की पोल खुलेगी, किसका झोला उठेगा, किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी कुर्सी जाएगी, जैसे ही हमें पता लगेगा कोई कुर्सी डगमगा रही है, संतोष पाठक जी के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन इन खबरों को आगे बढ़ाते रहिए, तभी लोग सज्जन पाठक साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को जितने भी नए दर्शक जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि हम आप ही लोगों तक सही और सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाएगा, हमारी हिम्मत को बढ़ाएगा। तो आप तमाम लोगों का आभार, नमस्कार।